हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं लुसेंट का प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 15 है। और 15 है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो चैप्टर है ये मगध साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर अपने में बहुत ही खास स्थान रखता है। इस चैप्टर को देखने से पहले कुछ इसका शुरुआती दौर देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य क्या है। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? गिरिद्रथ है, जो कि राजधानी कौन था? गिरिब्रज, राजगिरी। यानी जो मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? गिरिद्रथ। अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? गिरिब्रज, राजगिरी, बिहार में पड़ता है। उसके बाद है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार जो थे ये गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। यानी हर्यक वंश, जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। बिंबिसार का जो पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन बना? अजातशत्रु, जो यह 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठा। कब? 493 ईसा पूर्व में। उसके बाद अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु यह 32 वर्ष तक शासन किया। कहाँ? मगध की गद्दी पर। अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ कौन? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ? उदयन। उदयन जो हुआ, उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। उदयन क्या किया? पाटलिपुत्र, बिहार का एक, बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बगल में पड़ता है पाटलिपुत्र। ठीक है, वहीं पे क्या किया? वह पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किया। अब उदयन का जो पुत्र बना कौन? कौन हुआ उदयन का पुत्र? नागदशक। उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने, नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की। ठीक है, अब आते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग जो था पाटलिपुत्र, क्या है? पाटलिपुत्र की जो राजधानी था इसका, नागदशक का, वो पाटलिपुत्र की राजधानी हटाकर कहाँ कर लिया? वैशाली। यानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? वैशाली बना लिया। ठीक है, अब है, ठीक है, हटाकर वैशाली बना लिया। शिशुनाग मगध की गद्दी पर कब बैठा? 412 ईसा पूर्व में बैठा। शिशुनाग जो था मगध की गद्दी पर बैठा 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। अब है, ठीक है, नंदीवर्धन के बाद आता है महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश की स्थापना करते हैं। कौन? यानी नंद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम जो शासक होता है कौन? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद जो थे चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? ये कौटिल्य का क्या करता है? घनानंद को हारने में कौटिल्य का क्या होता है? बड़ा हाथ होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था घनानंद को हराकर कौन सा? मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। कौन साम्राज्य का? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा दो लाइन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यानी मगध की गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में, यानी काउंट उल्टा चलता है। ठीक है, अब है चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु कब हो जाता है? 298 ईसा पूर्व में हो जाता है। कब हो जाता है? 298 ईसा पूर्व में। ये उपवास करने के कारण क्या हो जाता है? उपवास करने के कारण हो जाता है। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन होता है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। चलिए थोड़ा सा दो लाइन बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। मिनट, अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार जो था 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं, क्योंकि शत्रु विनाशक। किसे क्या कहते हैं? शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र होता है कौन? अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन होता है? अशोक।
ठीक है। अशोक जो मगध की गद्दी पर कब बैठता है? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है। अशोक जो था, अशोक अशोक जो था, अशोक का इतिहास जो है अभिलेखों से मिलता है। अशोक का इतिहास किससे मिलता है? अभिलेखों से। जैसे शिलालेख, एगो है स्तंभ लेख और गुहा लेख। कौन है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है। अशोक कलिंग पर क्या है? कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है। 361 ईसा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। और अशोक अपनी राजधानी क्या बनाता है? तोसली। अशोक अपनी राजधानी क्या बनाता है? तोसली। उसका जो पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री होती है संघमित्रा। पुत्री कौन होती है? संघमित्रा। ठीक है। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। मौर्य वंश कितने वर्षों तक शासन करती है? 137 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 137 वर्ष तक। बृहद्रथ का बृहद्रथ जो था 185 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाती है। इसका मृत्यु जो होता है, बृहद्रथ का मृत्यु, उसका सेनापति कौन? पुष्यमित्र शुंग ने की है। यानी बृहद्रथ की मृत्यु कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या करता है? बृहद्रथ को मारकर क्या होता है? शुंग वंश का स्थापना कर देता है। क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट चैप्टर। ठीक है। मौर्य साम्राज्य। अब यहां से विस्तार में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जस्टिन कौन है? जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस कहा है। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किससे की है? चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है। अब विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य के लिए भीषण मैंने आज से निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के लिए भीषण आज से निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। अब एक घनानंद को हराने में चाणक्य, पटेल, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसकी मदद की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। जो बाद में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। जो बाद में क्या बना? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, इसके द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीतिक से है। यानी जो कौटिल्य द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है, क्या कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र, वो कैसा है? राजनीतिक है। कैसा है? ये नहीं कि लेखा जोखा वाला, ये राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है। अब इसके बारे में चलिए देखते हैं आगे। अब नोट में है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। राज्य के कितने अंग? 7 अंग बताए हैं। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना, मित्र। इसे ही क्या कहते हैं? सप्तांग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यानी चंद्रगुप्त जो था मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त था क्या था? चंद्रगुप्त धर्म यानी जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रावणबेलगोला, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में बिछाया मैंने बिताया। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया। यानी कार्नेलिया की शादी किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और युद्ध की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत कौन? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान
चंद्रगुप्त को दे दिया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो जैनी गुरु भद्रबाहु से क्या लिए हैं, जैन धर्म की दीक्षा ली है। ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, यानी मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में क्या जश्न मनाया जाता है। उन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उन्हें क्या किया जाता था, एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। ठीक है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। यानी जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य अगर वो बाहर निकलते तो उन्हें क्या किया जाता था, एक शोभा यात्रा निकाला जाता था, उन्हें पालकी में बैठा कर निकाला जाता था। और जो भी उसके हाथी पर सवार होते थे वो चांदी से क्या होते, लदे हुए रहते थे। ठीक है, कुछ अंगरक्षक पेड़ों के लेकर चलते हैं। कुछ अंगरक्षक क्या करते थे, पेड़ों के लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था। इन जो पेड़ रहता था ऊपर क्या रहता था, प्रशिक्षित मैंने सिखाया हुआ तोतों को रखा जाता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। जो सम्राट के चारों सिरों पर चक्कर लगाता रहता है। राजा समान हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। जो राजा होते थे समान हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। यानी खाना खाने से पहले उस खाने को कौन खास करके माने उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, अब है पाटलिपुत्र के बारे में कुछ है, ये सुन लेते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। यानी पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर के से घिरा है। जो पाटलिपुत्र है एक मैंने क्या है, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसे 570 बुर्ज और 64 द्वार है। जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। 2 मंजिला लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, राजा का महल भी काठ का बना है। राजा का महल भी क्या है, काठ का बना है, जिसे पत्थर की नकाशी अलंकृत किया गया है। जिसे पत्थर की नकाशी से क्या किया गया, अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए क्या है, बसेरे से घिरा है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस कौन है, एपियानस ने किया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने, एपियानस ने किया है। अब है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए हैं। यानी प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने 500 हाथी उपहार में दिए थे। कितने हाथी, 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब है चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सराउंड बेलगोला में उपवास द्वारा क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में बेलगोला में उनका उपवास द्वारा मृत्यु हो गई। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्तराधिकारी बन के आते हैं बिंदुसार। कौन आते हैं, उनका बेटा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार जब आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है, बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। अमित्र घात का मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक। अभी हम लोग सुने हैं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट में देख लेते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी।
यानी आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने? मोखली पुत्र घोषाल ने की थी। अब वायु पुराण के बारे में जानते हैं। क्या है वायु पुराण? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। यानी वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। क्या किया? डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है। अब जैन ग्रंथ में बिंदुसार को शीर्षसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार क्या कहा गया? शीर्षसेन कहा गया है। अब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम के नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक भेजा। पहले सुसीम को बाद में अशोक भेजा। कौन? बिंदुसार। अब एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, यानी एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, कौन? एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना की थी। अब बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार क्या कहा है? 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली क्या थी? मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। अब अशोक के बारे में आते हैं। अशोक कौन है? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी बैठा। अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। हाँ, अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। दिव्यवदान के अनुसार, किसके अनुसार? दिव्यवदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यानी राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अब है मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं मौर्य प्रांत राजधानी। मौर्य प्रांत और राजधानी। अब है उत्तरापथ। क्या है उत्तरापथ की राजधानी? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। कलिंग की राजधानी कहाँ है? तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है? सुवर्णागिरी। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ है? सुवर्णागिरी। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की। अब अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। जो अशोक का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? उसके अभिलेखों से। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे अशोक का शिलालेख जो है निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे शिलालेख और स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में विभाजित किया जाता है। ठीक है, नोट में D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। यानी किसने? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने अशोक के D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने क्या किया है? अशोक के शिलालेखों के आधार पर ही अशोक के जीवनी का बारे में लिखा है। ठीक है, किसने? D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने। चलिए आगे देखते हैं हम। अब
अब है कर्नाटक। कर्नाटक एक कलाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनग कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ अब स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के परस्पर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है। यानी कर्नाटक के कुलाबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त भारदार मूर्ति शिल्प रिल्फ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के परस्पर रूप चित्र के स्तंभ रानियों अशोक राजा अशोक का उल्लेखित है। ठीक है, अब नोट में है कंगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कंगनहल्ली कहाँ स्थित है? भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब देखते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान क्या है? शिलालेखों का स्थान संबंधित राज्य। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है कहाँ है? पेशावर पाकिस्तान में। मनसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान। मनसेहरा कहाँ है? हजारा पाकिस्तान। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड। गिरनार कहाँ है? गुजरात है। गिरनार कहाँ है? गुजरात में। धौली व जौनगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। धौली और जौनगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। एरगुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। एरगुड़ी शिलालेख जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं एरगुड़ी या राजूल या मंडगिरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सोपारा जो शिलालेख है कहाँ है? महाराष्ट्र में। सोपारा शिलालेख कहाँ है? महाराष्ट्र में। रूपनाथ तथा गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश। रूपनाथ तथा गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में शिलालेख है। सासाराम का है कहाँ है? बिहार में। भ्रभु बैराट कहाँ है? राजस्थान। भ्रभु बैराट कहाँ है? राजस्थान। मास्की गोविंद मठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर कहाँ है? सिद्धपुर जंटिक रामेश्वर कनगल्ली पालकी गुंडू ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। यानी भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? राजा बताया। क्या बताया? हम खुद के राजा हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यानी पुराणों में अशोक को क्या अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का ही नाम था। अब अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग की राजधानी तोसली पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, अब उल्लेख क्या है? 13वें शिलालेख में। किसमें है? 13वें शिलालेख में है। अब प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। यानी प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, कौन? मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत किसको भेजा था? राजदूत को भेजा था। अब उपगुप्त क्या है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को क्या दिया? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। अब नोट में है अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह
शैव धर्म का उपासक था। यानी अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्याण के राज तरंगनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। अब है निग्रोध। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अशोक के प्रमुख शिलालेख है उनके वर्णित विषय। जैसे अशोक के प्रमुख शिलालेख है उनके वर्णित विषय। शिलालेख है, विषय है। पहला जो शिलालेख है इसमें कहा गया है पशु बलि की निंदा की गई है। यानी अशोक के पहले शिलालेख में क्या किया गया, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अशोक का दूसरा शिलालेख जो है मनुष्य या पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी अशोक का दूसरा शिलालेख क्या कहता है, पशु और मनुष्य को चिकित्सा संबंधी अधिकार दिया गया है। यानी मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। यानी आज तो किसे, दूसरा शिलालेख में। तीसरा में कहा गया है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष में 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। यानी अशोक के शिलालेख जो है तीसरा में कहा गया, यानी अशोक ने यह निर्देश दिया था कि हमारे प्रत्येक अधिकारी हर एक 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। कहाँ जाएं, दौरे, यानी अपने देश के भ्रमण करें। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। यानी धार्मिक उल्लेख किसमें है, तीसरे में है। यानी तीसरे शिलालेख में क्या है, धार्मिक नियमों और 5वें वर्ष में उपरांत दौरे पर जाएं, यही था तीसरा। ठीक है, चौथा में कहा गया है यानी भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की जाए। यानी भेरी घोष की जगह क्या है, धम्म घोष की घोषणा की जाए। पांचवा कहता है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब छठा कहता है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यानी छठा जो शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दीक्षा दी गई है। ठीक है, अब 7वां और 8वां कहता है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। यानी 7वां और 8वां में क्या किया गया, यानी अशोक जहां भी जाता था उसके तीर्थ यात्राओं का वर्णन 7वां और 8वां शिलालेख में कहा गया है। 9वां जो शिलालेख था इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वां शिलालेख जो है सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। इसमें 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां जो है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। यानी 10वां में कहा गया अशोक ने आदेश दिया है कि जो भी अधिकारी होंगे राजा के हित और उनके सुख शांति के बारे में सोचे। ठीक है, अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे। ठीक है, 11वां जो है 11वां है इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है। यानी 11वां जो है इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है 11वां शिलालेख में। 12वां में कहा गया है स्त्री महामात्री की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्री महामात्री किसे, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है 12वां शिलालेख में। किसमें कहा गया है, 12वां शिलालेख में स्त्री के महामात्रों और नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का क्या किया, सम्मान की बात कही गई है 12वां शिलालेख में। अब आते हैं 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख जो है इसमें कहा गया है कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यौन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसमें धर्म प्रचारक भेजे। यानी 13वां शिलालेख, यानी सबसे प्रसिद्ध 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। कौन युद्ध, कलिंग युद्ध से संबंधित है 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख जो है 14वां शिलालेख अशोक के जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। यानी अशोक ने 14वां शिलालेख में प्रत्येक जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। किसमें, 14वां शिलालेख में। आप इस धर्म को पूजिए जो भी धर्म था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब
अब अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक 10वें वर्ष ठीक है। अब अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के 10वें कौन है 10वें वर्ष में बोधगया की 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। यानी अशोक एक उपासक के रूप में अपनी राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की 10वें वर्ष में बोधगया की 12वें वर्ष में निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था अशोक। यानी अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत के में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देता है। बौद्ध मत की स्पष्ट प्रमाण देता है। अब अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। यानी अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। क्या था सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, आजीविकों के लिए कहा गया, ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। यानी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर कौन है सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। क्या है छोटा सा गांव है। अब है यह बेतवा, क्या है यह बेतवा नदी, यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया था। यह 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र कौन अशोक और कौन था अशोक और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को क्या क्या श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने क्या किया, उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितना हजार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया है। भारत में शिलालेखों का चलन सर्वप्रथम किसने किया अशोक ने किया है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों के बारे में, यानी मंत्री जो थे प्रधानमंत्री कहलाते थे। मंत्री क्या कहलाते प्रधानमंत्री। अब पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था कौन पुरोहित। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कौन होता था पुरोहित होता था। सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान होता था सेनापति। सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था सेनापति। युवराज, राजपुत्र होता। युवराज कौन था राजपुत्र। देवारिक कौन होता राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक कौन था देवारिक। अंतर्वेदिक,
अंतःपुर का अध्ययन, अंतःपुर का अध्ययन कौन था? अंतर्वेदिक। समाहर्ता, आय का संग्रह करता, आय का संग्रह करता कौन? समाहर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्षता कौन? सन्निधाता। ठीक है। अब है यही पूरा यह प्रशस्ता किसे? कारागार का अध्यक्ष होता था प्रशस्ता। प्रदेष्ट्री, प्रदेष्ट्री कौन था? कमिश्नर। प्रदेष्ट्री कौन कहलाता था? कमिश्नर। पौर, पौर कौन? नगर का कोतवाल, नगर का कोतवाल कौन? पौर कहलाता था, नगर का कोतवाल पौर कहलाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक कौन था? प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक कौन था? प्रमुख न्यायाधीश। नायक, नगर रक्षक का अध्यक्ष कौन था? नायक। नगर रक्षक अध्यक्ष कौन था? नायर। कर्मांतिक, कर्मांतिक कौन था? उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन था? कर्मांतिक। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कौन था? कर्मांतिक। मंत्री परिषद कौन था? अध्यक्ष था। मंत्री परिषद कौन था? अध्यक्ष। दंडपाल, दंडपाल यानी सेना का समान समान एकत्र करने वाला क्या था? करने वाला, करने वाला था। ठीक है। अब है अगला है अब है दंडपाल जो था सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल जो था दुर्ग रक्षक, दुर्गपाल क्या था? दुर्ग रक्षक। अंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कौन था? अंतपाल। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट था। अब है भारत में शिलालेख क्या है? भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। यानी भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। अशोक को अपने राजज्ञाओं, शिलालेखाओं, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। किससे मिली थी? डेरियस प्रथम से। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमराइकी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब है लेकिन लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेखों प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। और क्या है? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। ग्रीक ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा उत्तर प्रदेश से और शेष भारत, सॉरी यानी अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसोहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से और से भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेखों में मिले हैं। अब नोट में है खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, दाहिने से खरोष्टी बाईं ओर लिखा जाता है खरोष्टी लिपि। ठीक है। अब अशोक के क्या है? अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी अशोक के जो शिलालेख है, अभिलेख है, जो 3 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेंटी फैनथेलर, कौन है? पाद्रेंटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक का अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई है। किसे हुई है? जेम्स प्रिंसेप को हुई है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितना है? 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। जो किस में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। यह 6 अलग अलग प्रांतों से प्राप्त हुआ है।
अब है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। यह स्तंभ लेख मूल रूप से अशोक द्वारा 232 ईसा पूर्व में स्थापित करवाया गया। यानी इसे कब स्थापित किया? 232 ईस्वी में अशोक ने इसे स्थापित किया था। यह बलुआ बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर है। यानी इसका लंबाई ऊंचाई कितना है? 10.6 मीटर है। इस पर 3 कालखंडों को अभिलेख अंकित है। इस पर 3 कालखंडों का अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्म लेख ब्राह्मणी लिपि में है। यानी अशोक का मूल धर्म जो है कौन सा लेख में है? ब्राह्मणी लिपि। पंडित जी के कौन? ब्राह्मणी लिपि। अब है गुप्त गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति चौथी सदी ईसा पूर्व संस्कृत में कवि हरिपेन द्वारा रचित है। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख 1605। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख क्या है? 1605 ईस्वी। अब यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युगों मौर्यों, गुप्त और मुगलों का अद्भुत संगम है। अब दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख यह मूलतः हरियाणा के युगांतर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। इसे 1356 ईस्वी में के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला गांव से हटाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया था। यह बलुआ पत्थर का बना है। किससे बना है? यह बलुआ पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 13 मीटर है। इस पर स्तंभ पर अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख एवं एक साथ उत्तीर्ण है, जो इसे अन्य अशोक स्तंभ से विशिष्ट बनता है। जो अन्य अशोक स्तंभ से क्या बनता है? विशिष्ट बनता है। अन्य स्तंभों पर अधिकतम 6 ही लेख मिले हैं। अन्य स्तंभों पर अधिकतम कितने? 6 अभिलेख ही मिले हैं। इस स्तंभ लेख के अन्य नाम है भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोज शाह की लाट। ठीक है। अब देखते हैं मौर्य काल की प्रमुख बंदरगाह। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति। अब बंगाल के तट पर स्थित यह बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब है भृगु कक्ष भरूच। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित यह बंदरगाह पश्चिमी देशों यूनान, रोम के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब क्या है? मुजीरिस। क्या है? मुजीरिस। क्या है? मुजीरिस। मालाबार तट केरल पर स्थित यह बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और अरब, मिस्र और रोमन व्यापारियों के संपर्क में था। अब है पलूर प्राचीन उड़ीसा के तट पर स्थित था। पलूर जो था प्राचीन उड़ीसा के तट पर स्थित था। सोपरा या महाराष्ट्र के तट पर स्थित था। सोपरा जो था कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र के तट पर स्थित था। अब नोट में है मास्की शिलालेख की खोज 1915 में सी बॉर्डन ने की थी और बाद में इसके विस्तार से अध्ययन पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट सेवेल ने किया था। अब दिल्ली मेरठ। क्या है? दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। इस स्तंभ के ऊपर वृषबैल की मूर्ति है। किसकी है? वृषबैल की मूर्ति है।
लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज ये भी पश्चिमी चंपारण, ये बिहार के पूर्वी चंपारण, ये लौरिया अरेराज पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी चंपारण का होगा, पश्चिमी चंपारण में है, लेकिन जो बुक में लिखा है ये गलत है। लौरिया अरेराज ये लौरिया, लौरिया का है तो पश्चिमी चंपारण, अरेराज का है तो पूर्वी चंपारण, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये लौरिया का है तो लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, और अरेराज का है तो पूर्वी चंपारण में है। यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह अब नहीं है, ठीक है। यानी लौरिया नंदनगढ़ है जो कि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण के लौरिया बेतिया के पास है, जो संभवतः टूट जाने पर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यह अशोक के राजाभिषेक के 26वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था, 26वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया था। अब लौरिया नंदनगढ़, देखिए लौरिया नंदनगढ़ यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। स्तंभ पर ब्राह्मणी लिपि, कौन है, ब्राह्मणी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुदे हैं। क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुदे हैं, जिनमें अहिंसा, नैतिकता और प्रजा के कल्याण की बातों के प्रमुख है। स्तंभ की बनावट चुनार के पत्थर से हुई है। स्तंभ की बनावट क्या है, चुनार के पत्थर से हुई है। इसके शीर्ष पर शेर की सुंदर मूर्ति है। इसके शीर्ष पर क्या है, शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासन की शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। अशोक की शक्ति और वीरता का क्या माना जाता है, प्रतीक मानी जाती है। अब 7वां जो है, सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है, ठीक है। यानी सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है। अब 8वां जो है, संकिसा स्तंभ। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास स्थित है। इस स्तंभ का शीर्ष हाथी की मूर्ति वाला है, हाथी की मूर्ति वाला है। अब अशोक के स्तंभ पर मोर मयूर की मूर्ति स्तंभ के नीचे के हिस्से पर बनती थी, ठीक है। हो गया 2 मिनट। अब कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अब कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख क्या है, सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख अबे रूमी देई है। सबसे छोटा अभिलेख कौन है, रूमी देई। कौन है, रूमी देई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। बलि यानी धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया। अब नोट में है, महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यानी प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा होता है कि सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे हैं। अब है अशोक, अशोक का सार ए कुना कंदहार क्या है, कंदहार अभिलेख में ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है क्या, सार ए कुना। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा और परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है,
उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था? एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 से 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता? महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। इसकी संख्या कितनी होती थी? 18। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है, यानी अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अब अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। यानी अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों में चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहता? चक्र कहा जाता था। प्रांतों में प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। यानी प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। यानी प्रांतों का विभाजन किस में? विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। जो क्या होते थे? विषयपति के अधीन होते थे। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यानी प्रशासक की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। अब प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। यानी प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। कौन था? गोप। सबसे छोटा कौन था? गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। 10 गांवों का शासन संभालता था। अब प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य देख लेते हैं। यह है समिति, यह है कार्य। प्रथम जो समिति थी, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करता था। जो प्रथम समिति थी, उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करता था। द्वितीय जो समिति थी, विदेशियों की देखरेख करती थी। द्वितीय जो समिति थी क्या करती थी? विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति थी, जन्म मरण का विवरण रखना, जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ जो था, व्यापार व वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम जो था, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता है। यानी पंचम जो समिति था, निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर निरीक्षण करता था। छठा यानी षष्ठ जो था, बिक्री कर वसूल करना था। यानी छठा जो समिति था क्या करता? बिक्री जो हुआ उसके कार्यों को एकत्रित करता था। ठीक है, अब देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। यानी मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन यानी 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। कितनी समितियों में? 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। यानी बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसे बचाने वाले को क्या दिया जाता? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमाई मार्ग का निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 कितना? 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। अब जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है, यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है। किंतु चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया है। सल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। यानी जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। अब युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व
करने वाला अधिकारी नायक कहलाता है। यानी युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? नायक कहलाता था। ठीक है। अब है युद्ध युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। यानी सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितना 6 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थी। ठीक है। अब सैन्य समितियां उनके कार्य, समिति है और कार्य है। प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय जो समिति थी यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। द्वितीय जो समिति थी क्या करती थी? यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय जो समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। तृतीय जो समिति थी देखरेख की व्यवस्था करती थी। चतुर्थ जो थी अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। यानी चतुर्थ जो थी अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी। जो पंचम थी गज सेना की देखरेख करती थी। यानी पंचम जो पश्चिमी समिति थी क्या करती थी? गज सेना की देखरेख करती थी। जो छठी जो समिति थी रथ सेना की देखरेख करती थी। छठी जो समिति थी रथ सेना की देखरेख करती थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यानी मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। यानी मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। यानी मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर के गुड पुरुष कहा गया है। यानी अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा है? गुड पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। यानी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा? संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा? संचार कहा जाता था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा? संचार कहा जाता था। अब मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्मस्थीय दीवानी मामलों के लिए और कंटक शोधन फौजदारी मामलों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवादों के लिए संग्रहण एवं द्रोणमुख न्यायालय होते थे। द्रोणमुख न्यायालय होते थे। ग्राम स्तर क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। राज्य का न्यायालय सर्वोच्च होता था। राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता था। अब अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू क्या कहा जाता था? राजू कहा जाता था। यानी अशोक के समय जनपदीय न्यायालय क्या कहता? राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि के सीता भूमि कहा जाता। सरकारी भूमि क्या कहा जाता? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती करने वाली भूमि को क्या? अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था। यानी मौर्य काल में मुद्रा क्या कहता था? पन कहा जाता था, जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी। जो किसकी होती? चांदी की होती। इसके अलावा तांबे की मुद्रा को मशक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। पन सबसे अधिक प्रचलित थी। पन क्या थी? सबसे अधिक प्रचलित थी। अब मेगास्थनीज क्या? मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने क्या किया? भारतीय समाज को 7 वर्गों में
विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, पांचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक एवं सातवां है भसाद। क्या है? सभासाद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवी कहलाती थी। यानी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। अब नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अब मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अशोक के स्तंभ, यानी विशेष रूप से सारनाथ का अशोक स्तंभ माना जाता है। सारनाथ का अशोक स्तंभ माना जाता है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुआ, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार कितने राजा? 9 राजा हुए। अब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। यानी जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तो कौन सा वंश समाप्त शुरू हो गया था? शुंग वंश। कौन वंश? शुंग वंश शुरू हो गया। शुंग वंश स्टार्ट हो गया। यानी मौर्य वंश का समाप्त होने के बाद, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शुंग वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। और अशोक के बाद बहुत सारे शासक आए और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ। और बृहद्रथ का मृत्यु होने के बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया। मौर्य वंश का समाप्ति का वजह था जो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो क्या किया? बृहद्रथ को मार दिया और क्या कर दिया? शुंग वंश का नींव डाल दी। शुंग वंश का नींव डाल दिया। चलिए यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 15 समाप्त हुआ, लेकिन एक नोट है, जैसे अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम जो था बिहार पाटलिपुत्र में था। यहाँ पे हमारा 15 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है ब्राह्मण साम्राज्य, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।